हाय फ्रेंड्स, मैं तैयार हूँ मेरे नेक्स्ट लेक्चर को लेके। आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो आपके सिलेबस का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ये ओल्ड सिलेबस में भी ये टॉपिक था और उस समय इस पे जनरली 8 मार्क का क्वेश्चन आता था, हमेशा ऑप्शन में रहता था इसके, और में सिंगल एंट्री टॉपिक था, पर अभी सिंगल एंट्री नहीं है तो इस टॉपिक का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है, इसकी लैंग्वेज, इसमें आने वाले वर्ड सब कुछ थोड़े से नए हैं। चांसेस ऐसे है कि इस वर्ष इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मीन्स या तो 8 मार्क की थ्योरी आएगी या तो सम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक मैनेजमेंट यानी एमबीए, बीबीए, एमसीए, उसके बाद आपके एमकॉम में है, उसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, पर आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे दिया है तो समझने में थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन हम एकदम स्लो जाएंगे, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जितना आपको अच्छे से मैं बता पाऊंगा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। तो दोस्तों, टॉपिक का जो नाम है दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मीनिंग क्या है, हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद है कि 11th में जब आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरुआत किया तब सबसे पहले हमने देखा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको पता चला कि उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्राइम बुक, बेसिक बुक में लिखते हैं, दैट इज जर्नल। जर्नल होने के बाद हमने सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया, दैट बिकम लेजर। साल के एंड में सारे लेजर क्लोज हो गए, 80% लेजर टैली हो गए, बचे हुए 20% का हमने स्टेटमेंट बनाया, दैट इज ट्रायल बैलेंस। और वो जो ट्रायल बैलेंस था उस पे से हमने फाइनल अकाउंट बनाया। तो आपका फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको 11th में क्या लगा था कि वहां फाइनल अकाउंट जहां पे हो गया वहां पे अकाउंटिंग खत्म हो गई। एक्चुअल में बिजनेसमैन के हिसाब से वहां से रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अगर मैं अकाउंटेंट के एंगल से बोलूं तो पक्के से जो है उसकी जर्नी वहां पे खत्म हो गई, लेकिन बिजनेसमैन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब वो जो एनालिसिस उसके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको उसका स्टडी करना है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या, आपके बिजनेस के फाइनल अकाउंट का अच्छी तरीके से क्रिटिकल उसका जो है वो रिव्यू करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, मेनली अगर मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि मैं आपको आपके रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आप 11th में आए, पढ़ाई किए, 12th में आ गए, पढ़ाई की, साल में 2-3 प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट के मार्क मिले और आप 12th पास हो गए। तो आपके लिए 12th की जर्नी, 12th पास हो गई, वहां पे खत्म हो गई, यानी आप अकाउंटेंट। और आपके पापा ने क्या किया, आपका रिजल्ट लिया और फिर कंपैरिजन स्टार्ट किया, आपके 10th के मार्क्स कितने हैं, 12th के कितने हैं, आपके साथ में पढ़ाई करने वाले को कितने मार्क्स मिले, आपको कितने मिले हैं, आपको फर्स्ट टर्म में कितने थे, सेकंड टर्म में कितने थे, कोई सब्जेक्ट के मार्क बढ़ गए तो क्यों बढ़े, कम हो गए तो क्यों कम हुए। वैसे सेम बिजनेसमैन भी उसकी स्टडी करता है और उसे ही बोला जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है देखते हैं हम। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, यानी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, और उनका हम जो है उनका पढ़ाई करने वाले, लाइक उनका स्टडी करने वाले, क्रिटिकल। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड पीरियडिकली। हम फाइनल अकाउंट जनरली साल में एक बार बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह क्वार्टरली बनाते हैं, हर 3 मंथ्स में एक बार बनाते हैं। जनरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस समराइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा फाइनल अकाउंट यानी सब कुछ समरी हमारे सामने आती है। The statement which are prepared by business to find out the profitability, efficiency, solvency, growth of business, just the financial status, strength and status are called as financial statement. तो हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या पता चलता है कि साल भर हमने कितने दिए लगाए, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है।
हमको हमारी इफिशियंसी पता चलती है, मीन्स हम कंपेयर किए हमारे लास्ट ईयर से इस साल तक, तो हम ग्रो कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं वो पता चलता है। सॉल्वेंसी पता चलती है, सॉल्वेंसी यानी आना कितना है और देना कितना है। आपको पता है वर्ड इनसॉल्वेंसी पोजीशन क्या होती है, आपके एसेट कम है लाइबिलिटी ज़्यादा है, या लाइबिलिटी कम है एसेट ज़्यादा है, तो ये आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो ये सब और ग्रोथ, ये सब जो देखते हैं आप, स्ट्रेंथ आपको बिजनेस की, दैट इज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से पता चलती है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट गिवन द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैनेजरियल परफॉर्मेंस। सर ये वर्ड नहीं समझा, मैनेजरियल परफॉर्मेंस यानी क्या? दोस्तों, जो बड़ी कंपनीज होती है, सिंगल इंडिविजुअल का बिजनेस सिंगल व्यक्ति रन करता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें पैसा डालते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको रन करती है कंपनी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कितने अच्छे से आपका बिजनेस रन कर रही है उसको बोला जाता है मैनेजरियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रॉफिट कंसर्न एज वेल एज नॉट प्रॉफिट। सर और नए दो वर्ड आ गए, प्रॉफिट कंसर्न यानी क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस साल दोनों भी टॉपिक भी है आपको। दोस्तों, बिजनेस जो हम रन करते हैं समाज सेवा के लिए नहीं करते, हमारा बिजनेस रन करने का पर्पज क्या होता है? पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको प्रॉफिट कंसर्न बोलते हैं। पर बहुत सारे समाज सेवी संस्था है, समझो आपके कॉलेजेस है, तिरुपति देवस्थान है, शिरडी साई संस्थान है, हॉस्पिटल्स है, ससुन हॉस्पिटल है, तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देर आर टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मैंने बताया, एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है पी एंड एल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग पी एंड एल दोनों आ गया है। दोस्तों, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो आपको 31 मार्च की क्या परिस्थिति है वो बताते हैं, उस एक दिन की पोजीशन वो बताता है, इसलिए उसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। और पी एंड एल जो होता है दोस्तों, उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बताता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। अब उसके आगे जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड टू एस्पेक्ट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आगे, क्योंकि इस पे एक शॉर्ट 8 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आया है। व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट और उसके क्या पर्पज होते हैं? तो दोस्तों, उसका पहला पर्पज होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अभी इस टॉपिक में जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिसिस करने के अलग अलग मेथड्स है। जैसे मैं अभी अगर बताना चाहूँ तो पहला होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा होता है कैश फ्लो एनालिसिस, तीसरा होता है रेशियो एनालिसिस। ये मेथड्स है। तो ये मेथड के लिए आपको दी गई ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना पड़ता है। सो उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। तो आपको जिस हिसाब से रिजल्ट निकालने के लिए चीजें चाहिए उसको आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डेटा। दूसरा क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके सामने आपका रिजल्ट है, बराबर है, आपके पापा के सामने आपका 12th का रिजल्ट है। पापा ने क्या किया, फर्स्ट टर्म के मार्क अलग कर दिए, प्रैक्टिकल के अलग कर दिए और फाइनल एग्जाम के अलग कर दिए। उन्होंने क्या किया? एनालिसिस। अब उस पे से वो कंपेयर कर रहे हैं आपके दोस्तों से, आपके 10th के मार्क से या 11th के मार्क से, तो वो क्या कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन। और अब उस पे से वो रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छा इसके मार्क बढ़े, इसके कम है। तो बिजनेस में भी वैसे ही करते हैं। पहले जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी&एल अकाउंट दिया है उसको जिस मेथड में जो हम टूल यूज करने वाले हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस या जो भी है, उस टूल के हिसाब से उस बैलेंस शीट, पी&एल और ट्रेडिंग को डिवाइड किया जाता है और उसको डिवाइड करके फिर कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करके उसका रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है। उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी आपका कंक्लूजन ड्रॉ करना। क्या हुआ, समझो आपके सेल पिछले साल 10 लाख थे, इस साल 15 लाख, तो सेल बढ़ गए, पर आपका प्रॉफिट पिछले साल 1 लाख था, इस साल 80,000 ही है। तो सेल बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट कम हो गया, तो अब आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि ऐसे क्यों हुआ। सो इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि आपको कंक्लूजन निकालना है ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब लोग कोरोना वायरस के इसमें जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस आर इंक्रीजिंग। उसके आपके सामने नंबर आ गए, मुंबई, पुणे, ये एरिया में कितने हैं, पूरे महाराष्ट्र में कितने, इंडिया में कितने हैं। तो ये क्या हो गया? एनालिसिस। अब इंटरप्रिटेशन की इस एरिया में क्यों बढ़ रहे हैं, इस एरिया में स्पेसिफिक इस वार्ड में क्यों बढ़ रहे हैं, फिर वहां पे क्या हुआ था, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आप जब कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो 2 वर्ड याद रखना। हम फाइनेंशियल एनालिसिस में 2 चीजें करते हैं, एक तो हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, दूसरा उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है,
अब आगे जाते हैं, क्यों करते हैं हम ये सब, ये भी क्वेश्चन आया है। आपको मैं आज ही बोल रहा हूँ, आपको एक 8 मार्क का क्वेश्चन या तो कॉलेज के एग्जाम में आएगा, नहीं तो फाइनल एग्जाम में। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स या स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। तो अभी आपको ये लिखना है। पहला पॉइंट, टू हेल्प इन प्लानिंग। अगर आपने बिजनेस का पूरा डेटा स्टडी कर लिया, पिछली साल का, पिछले 2-3 साल का, तो आने वाले पिछले सालों में जो गलती हुई है वो अगर रिपीट ना हो ऐसे आपको लगता है, तो आप अभी से उसकी क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। तो इसमें का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, प्लानिंग। दूसरा है टू असिस्ट द एस्टिमेटिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस। आपको आने वाले साल में कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितनी अर्निंग होने वाली है या लॉस होने वाला है, ये आप सब कुछ बिफोर बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, आप एस्टिमेट कर सकते हो। उससे आपकी तैयारी हो जाएगी कि आपको बिजनेस में क्या होने वाला है उसका पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, टू असिस्ट इन इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन। अभी क्या होता है कि आप खुद के बिजनेस का नहीं कर रहे हो, आपको किसी बिजनेस पे पैसा लगाना है। तो उस बिजनेस में पैसा लगाना है, तो पैसा हम क्यों लगाते हैं, हमको कुछ मिले, वापस प्रॉफिट मिले। तो आप बिजनेस के रेशियोज, बिजनेस का कैश फ्लो एनालिसिस, बिजनेस के कॉमन साइज स्टेटमेंट देख के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके आप डिसीजन ले सकते हो कि इस बिजनेस में, इस एक्टिविटी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी सब कैलकुलेट कंपेयर करते आएगी। फोर्थ है टू हेल्प मैनेजमेंट फॉर असेसिंग द इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आप कितना ग्रो हो रहे हो, ये अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो आपका लास्ट ईयर का डेटा करंट ईयर से कंपेयर करो, आपकी लास्ट ईयर की प्रॉफिट इस साल से कंपेयर करो। और 2, आप आपके कॉम्पिटिटर से आपका डेटा कंपेयर कर सकते हो। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि आपके जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं वो इफिशिएंटली रन कर रहे हैं। अगर आपका डेटा अच्छा है कॉम्पिटिटर से या पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्रो हुई है, देन यू कम टू नो कि आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो। 5वां पॉइंट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। आपके बिजनेस में आपको जो पैसा लग रहा है उसके लिए आपके की कहाँ से पैसा ला सकते हो, ये आप बिजनेस को बता सकते हो। देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन नेट रिसोर्सेज अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। आपके बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसमें 2 एक्टिविटी से आता है, एक बिजनेस की एक्टिविटी में से आता है और एक कहीं से आप लोन वगैरह लेते हो या एक आधा एसेट बेच दिया, तो आपको नेट बिजनेस एक्टिविटी में से कितना पैसा आ रहा है ये भी पता चलता है। टू डिस्क्लोज अदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू नीड फॉर ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल। अभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ओनर को इंपॉर्टेंट नहीं होते दोस्तों, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी ओनर करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी शेयर होल्डर इन्वेस्टर करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी क्रेडिटर्स करता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी कौन करेगा, लेंडर्स, मनी लेंडर जो आपको पैसा देने वाला है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी गवर्नमेंट भी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत से पॉलिसीज बिजनेस से रिलेटेड डिसाइड करने होते हैं। सो दिस इज द 7th ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी कभी भी याद रखना दोस्तों, आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना, लंबे लंबे पॉइंट्स कभी याद नहीं रखना, जस्ट एक एक पॉइंट। जैसे आपको याद था अभी ऑब्जेक्टिव्स का पहला पॉइंट क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग पे अंडरलाइन कर दो, सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना याद रखना। ठीक है, या एक पॉइंट था इफिशियंसी, उसमें इफिशियंसी वर्ड पे लिख दो, फिर आपको जितना मन से लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है मुलांनो, आपण हा लेक्चर जरी हिंदीमध्ये घेत असेल तर तुम्ही तुमचे डाऊट हिंदी, इंग्लिश, मराठी कशातही विचारा। सब्जेक्ट आपला इंग्लिशमध्ये आहे म्हणून इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेन करतोय, म्हणजे इंग्लिशमध्ये सगळे नोट्स आहेत, पण तो विचारताना तुम्ही मराठी, हिंदी कोणत्याही भाषेत विचारला तरी चालेल। अधूनमधून कुठं कळत नसेल तर प्लीज विचारा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। हर चीज के ड्रॉबैक होते हैं, तो इस एक्चुअली एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन यानी बहुत अच्छी बात है, इससे आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है, लेकिन इसके भी कुछ माइनस पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशन क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। क्या होता है दोस्तों, आप कंपेयर किससे करने वाले हो, नंबर से। जब आप नंबर से कंपेयर करते हो तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कंपेयर होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस का प्रॉफिट 10% से 8% हो गया, तो आप बोलोगे यार मेरा प्रॉफिट 2% कम हो गया, लेकिन इस साल आपके प्रोडक्ट की जो ये थी मार्केट में रेपुटेशन, वो बहुत बढ़ गई क्योंकि आपने क्वालिटी दुरुस्त कर ली। ये इस एनालिसिस में कवर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव थिंग। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट।
हम जो भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो साल हो गया उसका करेंगे, आने वाले साल का नहीं कर सकते। तो जो चीज हो गई, आपका लॉस हो गया, आपकी इफिशियंसी लॉस हो गई, तो जो चीज हो गई हम उस पे बात कर रहे हैं, जो आने वाली है वो नहीं कर रहे। यानी जो बीत गया उसको आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि आपका पूरा डेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, बात कर रहा है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, क्या होता है दोस्तों कि इंडिया में जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, या जो गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या जो हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ एसेट जो है हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही हम ये करते हैं, हम कभी भी आज तक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यूज नहीं करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ऐसे लेते हैं। तो बहुत से बार अकाउंटिंग कन्वेंशन आपकी अगर गलत हो तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी गलत हो सकता है। तो ये कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन इंटरप्रिटेशन बदल सकता है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज का रिव्यू देते हो, इंटरप्रिटेशन, से फॉर एग्जांपल आप दो दोस्त एक मूवी देखने गए, दोनों ने सेम मूवी देखी, दोनों ने सेम थिएटर में देखी, दोनों को रिक्लाइनर थी, दोनों का फेवरेट हीरो था, दोनों की फेवरेट हीरोइन थी, पर एक को मूवी अच्छी लगी, एक को नहीं लगी। सो जब पर्सनल जजमेंट आ जाता है तो जजमेंट वोंट बी सेम। तो इंटरप्रिटेशन में ऐसे ही आता है कि मुझे एक आधा रेशियो अच्छा लग रहा है, पर मेरे और एक जो उसका स्टडी करने वाला व्यक्ति बोल रहा है नहीं ये अच्छा नहीं है, या मुझे अच्छा लग रहा है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन, इंटरपर्सनल जो डिसीजन आते हैं दैट कैन बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। पांचवा है बीइंग इनकम्पेरेबल। बहुत बार क्या होता है कि डेटाबेस कंपैरिजन को समझो, आपका बिजनेस ही यूनिक है, आप किससे कंपेयर करने वाले हो डेटा, या कभी कभी आपके कंपैरिजन के पैरामीटर भी गलत हो सकते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस, ठीक है। और एक है इसमें स्टैटिक स्टेटमेंट। इसमें बहुत बार जो स्टेटमेंट बनते हैं आपको जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के वैसे लिखने हैं, और उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। सेवेंथ है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। क्या होता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन आते हैं, इनकी लैंग्वेज, इनका प्रेजेंटेशन एकदम ऐसे अलंकारित होता है, पर कभी कभी इसमें का जो एक्चुअल जो ये होता है इंटरप्रिटेशन वो मिस हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट लिमिटेशंस। अब टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब यहां से न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट होगा दोस्तों। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते कैसा है, उनके मेथड्स कौन कौन से है वो हम सीखने वाले हैं, और हो सके तो हम एग्जाम्पल भी लेंगे। तो दोस्तों पहली मेथड है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करते हैं इसमें, 2 साल की बैलेंस शीट या 2 साल का P&L अकाउंट लेंगे और उनका कंपैरिजन किया जाएगा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ हर आइटम को। दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा मेथड है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपके 2 साल के बैलेंस शीट के फिगर्स, 2 साल के P&L के फिगर्स ले लेंगे और उनको 100 के परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे एसेट 10 लाख के, आगे और डिटेल में आएगा, और उसमें का मेरा फिक्स एसेट 6 लाख है, तो मेरे टोटल एसेट 10 लाख के यानी 10 लाख के लिए 100%, उसमें के फिक्स एसेट 6 लाख है यानी 60%। पर नेक्स्ट ईयर समझो मेरे एसेट हो गए 12 लाख के टोटल, और फिक्स एसेट अभी भी 6 लाख है, तो मेरा जो फिक्स एसेट का परसेंटेज है वो 60 से 50 हो जाएगा, क्योंकि 12 लाख में से 6 लाख यानी 50%। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। देन तीसरा मेथड है इसमें कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस हम आगे डिटेल में देखेंगे, और अभी जो बात हो रही है ये हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर 2 और मोर देन 2 years placed साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन एंड कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आपको 2 साल का डेटाबेस है, या तो आपकी बैलेंस शीट या तो P&L अकाउंट या ट्रेडिंग, इसके फिगर्स लेंगे, और इधर 1 साल का फिगर रहेगा कॉन्जिक्यूटिव 2013 का, 2014 का, या तो फिगर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, वो आपको लिखना होता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। से फॉर एग्जांपल मेरे करंट ईयर के लोन 5 लाख था, प्रीवियस ईयर का 3 लाख है, तो 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 3 यानी 2 लाख से लोन बढ़ गया, और उसका फिर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। आपको इसका कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, आप बुक में एक प्रॉब्लम है वो देख सकते हो। ऐसे बैलेंस शीट बनेगी, सेम ऐसे P&L अकाउंट भी बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। देखो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अमित एंड कंपनी। आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सब लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनका शेयर कैपिटल 2.5 लाख था, 370 हो गया, यानी 120 से बढ़ गया। रिजर्व 60 था, 1 लाख हो गया, 40,000 से बढ़ गया। सिक्योर्ड लोन 1 लाख था, 160 हो गया, यानी 60,000 से बढ़ गया। अनसिक्योर्ड लोन 90 से 140 हो गया, यानी 50,000 से बढ़ गया। देन करंट लाइबिलिटी 1 लाख से 90 हो गया, यानी करंट लाइबिलिटी 10,000 से कम हो गई। बराबर, ये फिगर्स पता चल गई। फिर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सेम एसेट साइड देखो, फिक्स एसेट 350 के 570 हो गए, यानी 220 से बढ़ गए। अमाउंट से बढ़ने वाला अलग और परसेंटेज का आंसर अलग आता है। सेम इन्वेस्टमेंट 120 की 170 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। 130 के 120 हो गया, यानी करंट एसेट कम हो गए। तो ये आपने डिफरेंस निकाल लिया। फिर उनके परसेंटेज चेंज निकालते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम वगैरह कभी नहीं आएगा, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या रहेगा, 2 साल का इनकम का डेटा रहेगा। देखिए, सेल्स 4 लाख थे, 6 लाख हो गए, यानी सेल्स में कितने का इंक्रीज हुआ, 2 लाख। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 50% सेल बढ़ गया। सेम कॉस्ट ऑफ सेल 220 था, 360 हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ सेल 140 से बढ़ गया। फिर जीपी आपका 180 था, 240 हो गया, यानी जीपी 60,000 से बढ़ गया। लाइक दैट हर चीज का डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला भी होता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये उसके फॉर्मूला है। इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल फंड अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे था कि आपका सेल 5 लाख है और कॉस्ट ऑफ सेल 3 लाख है, तो 60%। इस प्रकार से वो निकालते हैं, पर आपको उसका सम कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट ये आपके बुक में है बोल के मैं बता रहा हूं इसमें। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस फिगर्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे आपके बुक में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, पर एज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। जस्ट वो आंसर एक बार देख लो, अगर कभी आपको नहीं आता है तो पूछ लो, पर इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे आने के चांस है, वो रेशियो एनालिसिस पे आएंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये दिया है, इसका कंपैरिजन आपको करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम है दोस्तों कैश फ्लो एनालिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी जाती है, एक लास्ट ईयर की और इस साल की। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर की नहीं बोलूंगा, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट यानी इस साल के शुरुआत की बैलेंस शीट, और इस साल के एंड की बैलेंस शीट दी जाती है। तो आपको क्या पता लगाना होता है दोनों बैलेंस शीट देख के, कि साल भर में आपके बिजनेस में कहां से पैसा आया, उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, और कहां पे वो पैसा गया, उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। साल के शुरुआत की कैश समझो आपके पास 10,000 थी, एंड में 2 लाख हो गई। तो आपको निकालना होता है कि ये 10,000 से 2 लाख होते होते कहां से पैसे आए और कहां पे गए। उस स्टेटमेंट को बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस। जब पैसा आता है तो उसको इनफ्लो बोलो, और जब पैसा जाता है तो उसको क्या बोलोगे, आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। अभी सर ये कैश तो हमको पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या है, नीचे आने वाले शॉर्ट नोट में बताऊंगा। It is inflow and outflow of cash and cash equivalent from various activities during a particular period. बिजनेस में जितने ऑपरेशन हुए, जितनी चीजें हुई, उससे किस ऑपरेशन से पैसा आया और किस ऑपरेशन में पैसा गया, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज, मीन्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो आप जनरली 2 साल के बैलेंस शीट यानी साल के शुरुआत की और एंड की बैलेंस शीट लेते हैं, और हर आइटम को कंपेयर करके आपको पता चलता है कि उससे पैसा आया या पैसा गया। ठीक है, अब पहला वर्ड है यहाँ पे कैश। दोस्तों कैश यानी क्या, आपके कैश इन हैंड जो बिजनेस में है, साल के एंड में 10,000 20,000, दैट इज कैश। बैंक में जो आपका पैसा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश। लेकिन कैश इक्विवेलेंट यानी क्या, आपके पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है, बैंक में एफडी की है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, मीन्स ऐसी कैश जो एक्चुअल कैश फॉर्म में नहीं है, पर आप जैसे ही मांगोगे इमीडिएटली वो कैश के फॉर्म में मिल जाएगी। समझो मैंने बैंक में एफडी करके रखी है, और मैंने मैनेजर को बोला मुझे जब भी चाहिए वो फंड्स मुझे तो ये एफडी मेरी इन कैश करके दे दे। 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने आपके फंड्स पड़े, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। सो ऐसी कैश
जो अभी कैश के फॉर्म में नहीं है, पर जब भी आप मांगोगे वो मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू कैश, इसलिए उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कैश फ्लो, पैसों का आना और पैसों का जाना, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। अब ये जो कैश फ्लो होता है, पैसों का आना और पैसों का जाना, ये तीन माध्यम से होता है, तीन एक्टिविटी से होता है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इसके बाद का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी क्या और फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी क्या। चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन यानी बिजनेस। तो बिजनेस के डे टू डे रूटीन से जहां से पैसा आएगा उसको बोलने का इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बिजनेस रन करने के लिए जहां पे पैसा जाएगा उसको बोलने का आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एकदम सोपा एक्झाम्पल द्यायचं झालं, बिझनेसमध्ये आपण दररोज काय करतो, सेल करतो। सो सेल इज योर इनफ्लो एक्टिविटी, सेल आपका क्या हो गया, इनफ्लो एक्टिविटी। और आप सेल करने के लिए गुड्स परचेस करेंगे तो वो हो गया आपका आउटफ्लो एक्टिविटी, क्योंकि परचेस करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो कैश सेल ऑफ गुड्स से पैसा आएगा, रिसीट फ्रॉम डेटर, आपने उधारी पे गुड्स बेचा, महीने भर बाद उसने पैसा लाके दे दिया, तो दैट इज अगेन क्रेडिट सेल से जब पैसा रियलाइज होता है तो इनफ्लो हो गया। रिसीट ऑफ कमीशन, आपको कमीशन मिला, आपको रॉयल्टी मिली कहीं से, और कहीं से कुछ इंटरेस्ट मीन्स रेवेन्यू रिसीट हो गई बिजनेस में, कोई आपको और कमीशन अलग अलग टाइप का कुछ मिला। सो दीज ऑल आर द कैश इनफ्लो एक्टिविटी फ्रॉम ऑपरेटिंग, मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ पैसा। अब पैसा जाएगा कहां पे, आपको गुड्स, इसके अपोजिट कैश सेल ऑफ गुड्स का अपोजिट कैश परचेस ऑफ गुड्स, रिसीट फ्रॉम डेटर का अपोजिट पेमेंट टू क्रेडिटर, आपने उधारी पे लाया तो सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। जैसे आपको रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम होती है, वैसे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बिजनेस रन करना है, सैलरी, रेंट, ये सब कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर आपको वर्कर्स को वगैरह को भी पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर मैन्युफैक्चर वगैरह हो। तो पैसा बिजनेस में जिस मार्ग से आता है रोज सेल परचेस करके, दैट इज कॉल्ड कैश इनफ्लो एक्टिविटी, और वो हो गई आउटफ्लो एक्टिविटी। किस ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप बिजनेस में कोई भी एसेट बेचोगे उससे जो पैसा आएगा उसको बोलने का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। और जब भी आप कोई एसेट बनाओगे या परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, उसको बोलने का आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या रहेगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा आएगा। समझो लैंड 5 लाख की थी, 4 लाख की हो गई, यानी 1 लाख की लैंड बेच दी, पैसा आ गया। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, आपके पास कोई कंपनी के 5 लाख के शेयर थे, साल के शुरुआत में एंड में 0 हो गए, यानी आपने शेयर्स बेच दिए तो पैसे आ गए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, आपके पास कोई कंपनी के शेयर्स थे, उस पर डिविडेंड मिला, डिबेंचर थे, उस पर इंटरेस्ट मिला, सो दैट इज योर इनकमिंग यानी इनफ्लो। अब आपका पैसा जाएगा किस में, आपने एसेट परचेस किया, समझो आपका फर्नीचर 1 लाख का था, 3 लाख हो गया साल के एंड में, तो वो बढ़ेगा कैसे, परचेस करने से। अगर आप फर्नीचर परचेस करोगे तो पैसा आएगा, जाएगा, जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। फिर कैश पेमेंट फॉर एक्वायरिंग शेयर, आपने इन्वेस्टमेंट की, किसी कंपनी के शेयर परचेस किए तो पैसे जाएंगे। अगर आपने परचेस करते हो किसी को कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया तो पैसा जाएगा। तो इन्वेस्टिंग यानी एसेट से जनरेट होने वाला पैसा या एसेट के लिए जाने वाला पैसा। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी से आने वाला पैसा और बिजनेस एक्टिविटी को जाने वाला पैसा। अब तीसरी एक्टिविटी और लास्ट एक्टिविटी है इस लेक्चर की, फाइनेंशियल एक्टिविटी। दोस्तों फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी क्या कि बिजनेस में, अब मैं बड़ी कंपनी की अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो उनको अगर ये कंपनी इशू करती है तो उससे पैसा आता है। और अगर उनको पेमेंट कर देती है, रीपेमेंट जिसको हम रिडम्पशन बोलते हैं, तो पैसा जाएगा। तो पैसा किससे आएगा, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। कंपनी ने शेयर्स मार्केट में बेचे, खुद के प्रेफरेंस शेयर बेचे तो पैसा आएगा, डिबेंचर इशू किए तो पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने बेच दिए तो पैसा आएगा। अब इसका अपोजिट, पेमेंट कर दिया, डिबेंचर होल्डर बोले हमको हमारा पैसा दे दो, दे दिया, इक्विटी शेयर को तो देते नहीं आता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे उनको पैसा दे दिया तो पैसा जाएगा।
फिर आपने लोगों के शेयर्स पे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड किया, डिविडेंड पेड किया, तो ये आपका खर्च हो गया। तो दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी थी दोस्तों, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी बिजनेस की डे टू डे, सेकेंड एक्टिविटी थी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी एसेट का परचेस और एसेट का सेल, और लास्ट एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी। दोस्तों यहां तक ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल था। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मिलेंगे, वो पूरा जो है प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें हम तीसरा टूल सीखने वाले हैं और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, और उसमें प्रॉब्लम आने वाला है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस, और बहुत इजी है वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लेते हैं ब्रेक, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।